बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र ध्यान दें कि हमारी आज की चर्चा स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी पर चल रही थी, जिसमें आज हम आपको सांख्यिकी पर सीमाएं बताएंगे, क्योंकि सांख्यिकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी विज्ञान है, किंतु अन्य विज्ञानों के बाद इसकी कुछ मर्यादाएं अलग हैं, उसकी कुछ सीमाएं अलग हैं। क्योंकि सांख्यिकी को कभी पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसके लिए इसकी परिसीमाओं में तथा दोषों के संबंध में कुछ चर्चा इसकी हम आपसे बिंदुवार करते हैं। जैसे पहली चर्चा हम आपसे इसमें करते हैं, सांख्यिकी केवल परिणात्मक सामग्री है। अब परिणात्मक सामग्री है कैसे? क्योंकि इसमें माना कि परिणात्मक जो सामग्री है उसका एक अध्ययन करती है, उसके बारे में लोगों को बताने का कार्य करती है। जैसे गुणात्मक सामग्री का प्रत्यक्ष अध्ययन इसके द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी गुणात्मक सामग्री का प्रत्यक्ष अध्ययन इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। अब आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा, प्रति व्यक्ति आय, प्राप्तांक, ऊंचाई, भार, वेतन आदि ऐसे तथ्य हैं जिनका संख्यात्मक रूप है, किंतु निर्धनता, स्वास्थ्य, योग्यता, सभ्यता, संस्कृति आदि ऐसे तथ्य हैं जो गुणात्मक हैं। इन गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना असंभव है। उनका अध्ययन सांख्यिकी रीतियों से हम नहीं कर सकते, इसलिए सांख्यिकी केवल परिणात्मक सामग्री का ही एक अध्ययन करती है। दूसरी बात, सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं करती। जैसे सांख्यिकी का संबंध अधिकतम माध्यमों से है और ये माध्यम एक दूसरे से भिन्न इकाइयों से बनते हैं। माध्य पदमाला का एक आदर्श रूप होता है, व्यक्तिगत इकाइयों का महत्व समाप्त हो जाता है। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट हम आपको करेंगे कि परिवर्तन होता कहाँ है। इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तब आप समझेंगे। जैसे जब यह कहा जाता है कि अमुक कक्षा में प्राप्तांक का औसत 25 है, तो हम इस बात की ओर ध्यान नहीं दे पाते कि अमुक अमुक विद्यार्थियों में कितने कितने अंक प्राप्त किए, कि हो जाता है? नहीं हो पाता। अथवा जब हम कहते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 16,047 रुपये है, तो यह संख्या भारत की समस्त जनसंख्या के लिए केवल एक प्रतिनिधि संख्या मानी जाएगी। अर्थात सांख्यिकी समूहों का अध्ययन कर ले रही है, लेकिन व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं कर रही है। जैसे इस संबंध में मिल्स और मैक्सवेल के अणु सिद्धांत से संबंधित एक कथन को स्पष्ट करते हुए लिखा, मैक्सवेल ने जो महत्व व्यक्तिगत इकाइयों की तुलना में समूहों को एक वर्ग व्यवहार में समानताओं को दिया है, यद्यपि वास्तव में सांख्यिकी अनुसंधान की प्रमुख विशेषता रही है। उन्होंने उसके आगे क्या लिखा, यद्यपि व्यक्तिगत
इकाइयों का व्यवहार दैवी योग पर निर्भर करता है। अतः मतलब उनका कहने का जो आशय था वो ये था, भविष्य के लिए उनके व्यवहार का हम अनुमान लगाना संभव हो जाता है, फिर भी समूहों के व्यवहार के बारे में प्रामाणिक कथन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब एक विद्वान की हो गई, दूसरी विद्वान यानी W.I. किंग। अब वो क्या कहते हैं, जैसे 3 तरह के सांख्यिकी के होते हैं, ये जो सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करते हैं व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं, जिसमें 2 विद्वानों ने अपनी अपनी बात कही थी, एक मिल्स और मैक्सवेल ने, दूसरा W.I. किंग ने। अब जैसे इन्होंने लिखा, क्या लिखा कि सांख्यिकी अपने विषय की प्रकृति के कारण ही व्यक्तिगत इकाइयों पर न तो कभी विचार कर सकती हैं और न कभी विचार करने की स्थिति में होगी। जब कभी भी व्यक्तिगत इकाइयां महत्वपूर्ण हों तो उनके अध्ययन के लिए अन्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती। अर्थात जो इनका कहने का जो आशय था वो ये था कि अन्य विज्ञानों में इसी प्रकार की भी सीमाएं पाई जाती हैं। एक भौतिक शास्त्री भी प्रत्येक भौतिकी व्यवहार की व्याख्या करने में भी वो असमर्थ हो जाता है। तीसरी इसमें परिसीमा में है कि सांख्यिकी अध्ययन में पूर्ण परिशुद्धता का अभाव है। आइए इस पर हम आप चर्चा करते हैं। सांख्यिकी का जो निष्कर्ष है पूर्ण परिशुद्ध नहीं होते। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा एक ही समग्र से निकाले गए निष्कर्षों में विभिन्नता हो सकती है जो भ्रम पैदा कर सकते हैं। सांख्यिकी नियमों की तुलना सामाजिक नियमों से की जाती है, किंतु प्राकृतिक विज्ञान के नियमों से नहीं की जा सकती। इसके लिए वाफ एक विद्वान है, उन्होंने लिखा कि साधारण परिस्थितियों में सांख्यिकी रीति प्रयोगात्मक रीति की तुलना में अधिक कठिन है और प्राप्त परिणाम भी प्रायः कम शुद्ध और कम संतोषजनक पाए जाते हैं। इस तरह से आप देखें, एक और विद्वान है कोनर, उनका पूरा नाम है I.R. कोनर। उनके भी विचार को आप सुने। सांख्यिकी नियम औसतन दीर्घ काल में ही सत्य होते हैं। इसका व्यवहारिक परिणाम वह होता है कि सांख्यिकी सामग्री को सदैव उपसादित अथवा अनुमानों के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए, पूर्ण परिशुद्ध मापों के रूप में नहीं करना चाहिए। ये मतलब 3 बातें हमारे यहाँ की हुई, किसमें हुई, सांख्यिकी परिसीमाओं के सापेक्ष में, कि यानी सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक सवाल नहीं है और इसका उपयोग विज्ञान की ही तरह है, किंतु अन्य विज्ञानों के भांति इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं और उन्हीं सीमाओं में ही रह करके यह अपने तथ्यों का निरूपण करने का एक प्रयास करती है। अब इसमें आगे एक बिंदु है, यानी आंकड़ों का रेखा चित्रीय निरूपण कैसे करते हैं। इसके संदर्भ में प्रोफेसर बाउले हैं, उन्होंने लिखा, जैसे जैसे संख्याओं की किसी सूची की लंबाई बढ़ती है, वैसे वैसे कम ग्राह्य हो जाती है। यानी एक विशेष बात यह है कि
जन साधारण के लिए प्रायः समंक नीरस, जटिल तथा अरुचिकर हो सकते हैं। इसलिए संख्याओं की ओर न तो वह ध्यान देता है और न ही उनमें कोई दिलचस्पी दिखाई पड़ती है। अतः जो संकलित समांकों का और भी प्रभावशाली रूप इसके चित्रों के द्वारा प्रदर्शन करना है, और फिर चित्र स्वतः ही आकर्षक होते हैं और उन्हें देखकर वह प्रभावित हुए बिना ही नहीं रह सकता। इस प्रकार चित्रों तथा समंकों का तुलनात्मक महत्व जितना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, उतना किसी और साधन द्वारा संभव नहीं हो पाता। आंकड़ों को सरल एवं आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए हम रेखा चित्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रदत्तों को बिंदु, रेखी अथवा रेखा चित्रों से प्रस्तुत करने से उन्हें एक ही दृष्टि से समझा जा सकता है। उनके विश्लेषण के आधार पर हम निष्कर्ष निकालने की सुविधा रहती है। जैसे दो या दो से अधिक प्रदत्तों की श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन भी रेखा चित्र के द्वारा सुविधाजनक हो जाती है। जैसे उनकी सहायता से कठिन एवं अमूर्त आंकिक तथ्यों को अधिक मूर्त और सरल समझाने के योग्य हम बना सकते हैं। क्योंकि बिंदु रेखी प्रदर्शन के बारे में कहा गया है कि सांख्यिकी विज्ञान का मुख्य उद्देश्य विशाल तथ्यों को एक दृष्टि में सरल एवं सुबोध बनाना है।